ओके। हाँ हेलो। ये हमारा जो है वो काइनेमेटिक्स का लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम इक्वेशन ऑफ जो मोशन होती हैं जो आप लोगों ने नाइन्थ में पढ़ी हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वगैरह, तो उनका हम डेरिवेशन सीखेंगे। और इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती हैं वो केवल कांस्टेंट एक्सीलरेशन के लिए होती है। इसका मतलब फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन के लिए होती हैं, ठीक है ना। यूनिफॉर्म का मतलब एक्सीलरेशन ए कांस्टेंट होगा, ठीक। इनके 3 मेथड होते हैं डेरिवेशन के। ये वो मेथड है जो नाइन्थ में आपने यूज़ किया था, एनालिटिकल मेथड है। तो आप इसकी हेडिंग डाल दें, ये फॉर ये इक्वेशन ऑफ मोशन ब्रैकेट में फॉर यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन लिखें उसमें नीचे। ठीक है, इफ़ द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, छोटा छोटा लिखना ज़रा। इफ़ द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज द सेम, if the instantaneous acceleration is the same at all the instant, if the instantaneous acceleration is the same at all the instant covering a period, यानी कि a constant covering a period, the body is said to have constant acceleration. The body is said to have constant acceleration during the period. The body is said to have constant acceleration during the period. नोट कर लिया। इन केस ए के ऊपर वेक्टर लगा दें, इन केस ए इज कांस्टेंट। वैसे ही आप शॉर्ट टर्म बना लिया करो, वेलोसिटी हो तो वी लिख दो वेक्टर लगा के, है ना। एक्सीलरेशन हो तो ए लिख दो। इन केस ए इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेज विद टाइम। इन केस ए इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द बॉडी चेंजेज विद टाइम। ये कांस्टेंट का मतलब हुआ कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट होंगे, ठीक है ना। देखो ये पॉसिबिलिटी तो हो सकती है कि जैसे मान लो कोई पार्टिकल इधर को जा रहा है प्लस एक्स एक्सिस को, आपने ए लगा दिया इधर को, ठीक। लेकिन जो भी वो कांस्टेंट हो तो स्पीड इसकी इंक्रीज होती जाएगी। ये भी हो सकता है कि मान लो इसकी स्पीड यहाँ पर 100 मीटर पर सेकेंड है और प्लस एक्स एक्सिस को जा रही है बॉडी, आपने एक्सीलरेशन अपोजिट लगा दिया, तो वो इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट है एक्सीलरेशन, लेकिन जितना भी होगा वो कांस्टेंट होगा। बात समझ में आ रही ना। तो स्पीड धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। ये है कि ए नेगेटिव है लेकिन कांस्टेंट होगा, समझ गए ना बात। ये अब ये जरूर है कि अगर मान लो इसकी स्पीड यहाँ पर 100 है और ये इधर जा रहा है, आपने ए इधर लगा दिया, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे रुकेगा और रुकने के बाद डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये लिख देते हैं ए अगर कांस्टेंट है तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, लेकिन उनका मतलब है कि कर्व में नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा, समझ गए। वैसे ये तो हो सकता प्लस एक्स से माइनस एक्स हो जाए, ठीक है ना। तो आपने क्या लिखा, इन केस ए इज कांस्टेंट, स्पीड ऑफ द बॉडी changes with time but not the direction, hence forgetting the vector nature of velocity, hence forgetting the vector nature of velocity। देखो इन ये क्या करते हैं काइनेमेटिक्स में, जो हमारा स्ट्रेट लाइन मोशन है उसमें ये वेक्टर नहीं से सॉल्व करते हैं, खाली देख लेते हैं कि भाई यू पॉजिटिव है ए नेगेटिव है, तो बी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी में ए को माइनस डाल दिया, ठीक है ना। उसमें अगर वेक्टर लगाओगे तो आई और माइनस आई आएगा, लेकिन यहाँ न्यूमेरिकल में नहीं लगाते हैं। जब 2D मोशन होगा तो वहाँ वो वेक्टर से भी सॉल्व होते हैं और फिर डायरेक्ट वैसे भी होते हैं, वो वहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना बात ये। तो यहाँ केवल प्लस और माइनस साइन को हमें देखना है कि एक्सीलरेशन पॉजिटिव है या एक्सीलरेशन नेगेटिव है, वही चीज़ वेलोसिटी में होगी, ठीक है ना। यहाँ पर स्पेस है अभी, लिखा है इफ चेंज इन वेलोसिटी, इन इफ चेंज in velocity in each unit of time, in each unit of time
is not constant. If change in velocity in each unit of time is not constant, then object is said to be moving with variable acceleration. Then object is said to be moving with variable acceleration. Motion is called बस खत्म हो रहा है. Motion is called non-uniformly accelerated motion. Motion is called non-uniformly accelerated motion. Motion is called non-uniformly accelerated motion. लिख लिया? ठीक. देखिए, ये हमारा डेरिवेशन का फर्स्ट मेथड है, एनालिटिकल मेथड है. u को हमने एज्यूम कर लिया, लेट u इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड v इज द फाइनल वेलोसिटी एट एनी टाइम. पहला रिलेशन कहलाता है वेलोसिटी टाइम रिलेशन. आपको मालूम है एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम. चेंज इन वेलोसिटी का मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि v माइनस यू, और अपॉन टाइम. इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो b माइनस यू इज इक्वल टू ए टी हो गया. u को इधर लाएं तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आ गया. t आपको मालूम है स्केलर क्वांटिटी है. अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो v पर वेक्टर लगाएंगे, u पर वेक्टर लगाएंगे और a पर वेक्टर लगाएंगे. ओके. इसके बाद दूसरा रिलेशन है हमारा पोजीशन टाइम रिलेशन. ठीक. पोजीशन टाइम रिलेशन जो है वो हम इससे कैलकुलेट कर लेते हैं कि v एवरेज जो है वो होगा फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाई 2. आपको मालूम है एवरेज ऐसे ही निकालते हैं. और डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा v एवरेज इंटू टी. ये जो इक्वेशन है ये ध्यान भी रखें, आपको न्यूमेरिकल में बहुत जगह काम आएगी. दिस इज द बेसिक इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है और दिस इक्वेशन गिव्स द सेम रिजल्ट इफ एक्सीलरेशन इज कांस्टेंट. यानी अगर ए कांस्टेंट है तो चाहे ये इक्वेशन लगा दो, आप कहीं पर फेस करें तो बताना अगर दिया हो, चाहे ये लगा दो और चाहे ये लगा दो, सेम रिजल्ट देती है. इसलिए ये भी काइनेमेटिक्स की बेसिक इक्वेशन मानी जाती है. समझ गए ना? वो तो है ही है इक्वेशन आपकी, ठीक है ना, लेकिन ये भी बेसिक इक्वेशन है. फिर हमने क्या किया कि एवरेज v एवरेज में ये वैल्यू पुटअप कर दी b प्लस यू अपॉन 2. तो ये देखिए v एवरेज में ये वैल्यू डाल दी b प्लस यू अपॉन 2. और फिर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी आप ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, तो v की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करते हैं u प्लस ए टी. यू और u मिलकर ट्वाइस u हो गया प्लस ए टी हो गया. t आपका बाहर है, 1/2 बाहर है, ये दोनों अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 कैंसिल हो गया, ut आ गया, टी ए वाला मल्टीप्लाई हो गया और ये हाफ ए टी स्क्वायर बन गया. आपको ये मालूम भी है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है. ठीक है ना? इसमें वेक्टर लगाएंगे तो एस पर वेक्टर लगाएंगे, यू पर वेक्टर लगाएंगे और ए पर वेक्टर लगाएंगे. ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म बन गया. ठीक है ना? आपने ये वाला नोट कर लिया है, इसको हम हटा रहे हैं. ठीक, ये भी हो गया आपका. ठीक है, ये हम लिखा रहने दे रहे हैं, ये आगे डेरिवेशन के सभी उसमें काम आएगा. तीसरा रिलेशन ये आपका है डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी रिलेशन, जो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है. इसके एनालिटिकल मेथड में कई मेथड हैं. हमने फर्स्ट मेथड ये यूज़ किया है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी फर्स्ट इक्वेशन है. एक बात याद रखना, अगर जैसे एग्ज़ाम में, होम एग्ज़ाम में सेकेंड इक्वेशन ड्राइव करने को आ जाए, ठीक है, जैसे अभी आपने सेकेंड इक्वेशन लिखी थी, उसमें आपने v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का यूज़ किया है, तो वो भी आप शॉर्ट में ड्राइव करके आना. हमने कई होम एग्जाम में देखा, उन्होंने काट दिया कि ये कहाँ से आई है. बस समझ गए ना? यानी कि अगर सेकंड आए तो फर्स्ट भी करके दिखा देना कि यह है कि हमने यहाँ से इसको पुटअप किया है. ब्रैकेट में लिख दो ए इज इक्वल टू बी माइनस यू अपॉन टी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी इज इक्वल लिख दो. ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया, ये इक्वेशन आपने यूज की है, ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसको दोनों साइड से स्क्वायर कर दिया, तो v का स्क्वायर हो गया, u प्लस ए टी का स्क्वायर हो गया. यहाँ देखें u स्क्वायर ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस ट्वाइस यू ए टी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला. अब इन दोनों में से 2a कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2a कॉमन लेंगे तो ut बचेगा, और यहाँ पर 2 नहीं था तो 1/2 आ गया. आगे बात समझ में? ये ए टी स्क्वायर, ये ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर की जगह यस लिख दिया, तो ये बन गया b स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए यस. अगला मेथड में क्या किया, ये फार्मूला फिर लगाया, एस इज इक्वल टू बी एवरेज इंटू टी. बी एवरेज क्या था, b प्लस यू अपॉन 2.
फाइनल प्लस इनिशियल, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से t निकाला। t क्या होगा, u को इधर ले जाए, b माइनस यू अपान ए। t की वैल्यू और v एवरेज की वैल्यू दोनों यहाँ पर पुटअप कर दें, तो ये वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दी। डिनोमिनेटर में 2a हो गया, ये एक ब्रैकेट में प्लस है एक में माइनस है, तो बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यस का मल्टीप्लाई 2a में तो 2as हो गया, ठीक। और यू स्क्वायर को राइट में लिए जाएं तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस हो गया। नेक्स्ट मेथड ये है, एक और मेथड है इसका, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मालूम है आपको सेकंड इक्वेशन। इसमें टी की वैल्यू ये जो यहाँ से निकाली थी इसको यहाँ पुटअप करने दोनों जगह, तो u और t की जगह ये लिख दिया b माइनस यू अपान है। फिर क्या किया, हाफ ए लिखा, फिर टी स्क्वायर था, इसकी जगह b माइनस यू अपान ए का होल स्क्वायर पुटअप कर दिया, ओके। और फिर यहाँ पर देखें हमने u को मल्टीप्लाई किया v में, तो यू बी माइनस u का u में मल्टीप्लाई किया यू स्क्वायर अपान ए प्लस, यहाँ पर 2 डिनोमिनेटर में रखें, ये ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर से ए कैंसिल हो गया तो एक ये ए बच गया आपका डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर से एक कट हो गया। फिर हमने b माइनस यू का होल स्क्वायर कर दिया यहाँ पर इन्होंने, तो v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस यू बी। अब इनका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पर a है, यहाँ ट्वाइस a है, एलसीएम ट्वाइस a हुआ, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ट्वाइस यू बी माइनस ट्वाइस यू स्क्वायर, और ये टर्म आप रिपीट कर लें। अब यहाँ पर आप चेक कर लें, ये ट्वाइस यू बी आपका कैंसिल हो गया, माइनस 2 स्क्वायर से यू स्क्वायर चला गया, यू स्क्वायर बचा, कुल मिला के बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बचा, और 2a को हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये बन गया बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, ठीक है ना। तो ये आप लिख चुके हैं, इसको भी हम यहाँ से हटाते हैं जिससे कि ये थोड़ा सूख जाएगा। तीसरा जो मेथड है, तीसरी जो इक्वेशन है वो आपने 9th में नहीं की थी, ये तो हमने वेक्टर फॉर्म लिखा उसका, किसका, थर्ड इक्वेशन का। तो वी स्क्वायर था ना, तो बी डॉट वी का मतलब बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू डॉट यू का मतलब यू स्क्वायर प्लस फिर ए डॉट एस, समझ गए होंगे, डॉट प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। मैं पूछ देते हैं एग्जाम में कि वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन को नोट करें आप, ओके। ये थर्ड इक्वेशन जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट ट्रिपल्ड इन nth सेकंड, nth बोले या th बोले, ये किसी पर्टिकुलर टाइम में डिस्प्लेसमेंट देता है। जैसे कोई कहे 4th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, 5th सेकंड में डिस्प्लेसमेंट बताओ, अरे बात समझ में, तो किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे आपसे किसी ने पूछा कि 5th में बताओ, तो 5th में क्या करेंगे आप, 0 से 5 तक जितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है और 0 से 4 तक जितना हुआ है उसको माइनस कर दें तो 5th में आ जाएगा ना। तो क्या किया, nth, ये एस एन टी एच लिखा है, nth सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ट्रिपल्ड, तो n सेकंड में निकालें और n माइनस 1 में निकालें, टी भी लिख सकते हैं आप, टी लिख दो या टी एच, ठीक है ना। तो एस एन क्या होगा, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, वही है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यहाँ n की जगह n माइनस 1 डाल दें, थोड़ा कैलकुलेशन वैसा है, तो यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस साइन ये लगा रखा, यू को हमने इसमें अंदर मल्टीप्लाई किया, यू एन माइनस यू, और n माइनस 1 का होल स्क्वायर ओपन कर दिया, और ये हाफ ए है, तो ये n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n हो गया। यहाँ पर नेगेटिव साइन है, ब्रैकेट को हटाएं और अंदर के सारे साइन को चेंज कर दें, तो आप ठीक से करें, यू एन आपका कैंसिल हो जाएगा, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से केवल u माइनस ए वाई 2 और प्लस ए एन ये बचेगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर नोट कर लिया, ठीक, ये u है माइनस ए वाई 2 है ये वाला, और ए एन ए वाला है। अब इसमें से क्या करेंगे, u प्लस हाफ ए इन दोनों में से कॉमन ले लें, तो नेचुरल है कि यहाँ पर ये ट्वाइस एन हो जाएगा, 2 यहाँ है नहीं ना, और फिर ये माइनस 1 हो जाएगा। तो ये आपकी इक्वेशन जो है वो 3 इक्वेशन ये थी, 4th इक्वेशन ये हो जाती है, ये किसी पर्टिकुलर टाइम में आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगी। अब हम दूसरा जो मेथड यहाँ पर स्टार्ट करेंगे वो आपका कैलकुलस मेथड है, ठीक। तो आप हेडिंग डालें कैलकुलस मेथड। आप जिन लोगों ने कैलकुलस मेथड करने के पहले, बल्कि काइनेमेटिक्स करने के पहले जो मैथमेटिक्स के जो 5 लेक्चर हैं उनको पहले ठीक से स्टडी किया जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कैलकुलस का अब आगे यूज होगा। हाँ ये है कि और काइनेमेटिक्स के पहले बेटर है कि आप वेक्टर को भी ठीक से तैयार कर लें, क्योंकि उसकी फिर ज़रूरत पड़ेगी 2D में। ये है कि 1D के बाद भी वेक्टर कर सकते हैं, चल जाएगा। तो नेक्स्ट लिखें कैलकुलस मेथड, और उसमें फर्स्ट डालें वेलोसिटी टाइम रिलेशन। आगे हम लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट यूज़ करेंगे,
और ये आपको लिखना पड़ेगा u इनिशियल वेलोसिटी और v फाइनल वेलोसिटी। तो फर्स्ट इक्वेशन एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt, आप थ्योरी में ऑलरेडी मालूम है आपको, ठीक है ना। तो dv इज इक्वल टू, जनरली ध्यान रखना 11th में एनालिटिकल मेथड नहीं पूछते हैं, कैलकुलस मेथड ही पूछेंगे या ग्राफिकल पूछेंगे, वो नहीं पूछा जाता है। तो dv इज इक्वल टू a dt, क्रॉस कर लें इसको। अब इसे यहाँ पर लिख दें इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट समझ के लिखना, ऑन बोथ साइड्स इंटीग्रेशन कर दो, dv इज इक्वल टू a dt। फिर नीचे लिखें राइट द लोअर एंड अपर लिमिट, देखो चलो बाद में कांस्टेंट कर लें। जब टाइम 0 है तब वेलोसिटी u है, ठीक, यानी हमने t 0 पर वेलोसिटी u ली है। ये इनिशियल वेलोसिटी का मतलब ही यही है कि टाइम 0 है, ठीक है। और जब टाइम t है तो वेलोसिटी v है, कट कर दें हम, ठीक है। एट एनी टाइम t वेलोसिटी v है, ठीक। अब ये बताओ मुझे कि dv का इंटीग्रेशन क्या होगा, हमने आपको बता रखा है v होगा dx का x dy का y 1 का होता था ना, तो dv का इंटीग्रेशन v, यहाँ पर लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट, अगली बात समझ में। हाँ ध्यान रखना, देखिए अब a कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन साइन से बाहर, और यही बात ये शो करती है कि ये डेरिवेशन जो हम कर रहे हैं ये a कांस्टेंट के लिए ही है। अरे बात समझ में ना, एक्सीलरेशन कांस्टेंट के लिए ही है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, आगे नहीं लिखेंगे, ठीक है, a इज कांस्टेंट, ठीक है ना, a कांस्टेंट है। अब यहाँ पर dt बना 0 से t, हमने यहाँ पर लिखा नहीं वैसे dt, इसी लाइन में हम लिख दे रहे हैं a dt का इंटीग्रेशन t 0 से t, ठीक है, dt का t, dy का y, dx का x, dv का v, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डालें। देखिए अपर लिमिट ये वैल्यू यहाँ डाली जाती है, तो v की जगह v लिख दें, माइनस लगाएं, v की जगह u लिख दें, ठीक। तो v माइनस u, a कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन साइन से बाहर था। यहाँ अपर लिमिट t माइनस 0, तो यहाँ पर t माइनस 0, तो ये बन गया v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। ये कांस्टेंट था इसलिए इंटीग्रेशन साइन से बाहर। सिंपल ध्यान रखना पड़ेगा कि कुछ नहीं है, एक्सीलरेशन की डिफिनीशन लिखो और बस फटाफट इंटीग्रेशन करो, लिमिट लगाओ। हाँ यहाँ एक बात याद रखना कि ये पॉसिबिलिटी भी है कि आप लिमिट न लगाएं, जैसे डी वी इज इक्वल टू ए डी टी, तब देखिए ऐसे होगा, हम और करके लिख दे रहे। अब इंटीग्रेशन कर लिया, ए हम डायरेक्ट बाहर ले रहे हैं डी टी, बताओ ये डेफिनेट इंटीग्रेशन था और ये हम यूज़ कर रहे हैं इंडेफिनेट, क्या फ़र्क होगा दोनों में? उसमें कांस्टेंट लगेगा, लगेगा ना कांस्टेंट, याद है ना। तो डी वी का इंटीग्रेशन वी, ए डी टी का इंटीग्रेशन टी प्लस कांस्टेंट, समझ गए ना। अब ये ध्यान रखना फिजिक्स में ये कांस्टेंट की वैल्यू कंडीशन से निकाली जाती है। कंडीशन मतलब टी 0 पर वेलोसिटी कितनी है u, तो यहाँ पर पुटअप करें एट t इज इक्वल टू 0 v इज इक्वल टू u होगा। ऐसे ही इनका यूज सीखना है, t 0 पर v क्या है, u है, तो v की जगह u लिख दें, ये 0 हो गया और प्लस c, तो c इज इक्वल टू u आ गया। अरे बात समझ में। अब c की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर दें, तो v इज इक्वल टू ए टी प्लस यू, यानी कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये बन गया। ये इंडेफिनिट है, आगे हम जो भी डेरिवेशन करेंगे वो लिमिट लगा के करेंगे, ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
ये नोट कर लिया इधर वाला आपने? ठीक है, वो हो जाए तो बता देना मुझे। डेफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिमिट की ज़रूरत नहीं है, कांस्टेंट, और डेफिनेट में लिमिट लगाने में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लिख लिया? लिखा सेकंड इक्वेशन, साउंड तो नहीं आएगी? v इज इक्वल टू होता है डी एस बाई डी टी। वहाँ आप पेपर में डिफिनीशन लिख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो v लिख दिया डी एस बाई डी टी, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ओके, ये सेकंड इक्वेशन है। तो डी एस इज इक्वल टू होगा वी डी टी। v इज इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। तो डी एस इज इक्वल टू वी की जगह वैल्यू पुटअप कर दें u प्लस ए टी और डी टी। ठीक है, v है डी एस बाई डी टी, डी एस बी डी टी हो गया, v होता है u प्लस ए टी, वी की जगह u प्लस ए टी लिख दिया। अब इनका अंदर डी टी को मल्टीप्लाई कर लें, डी एस इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। ठीक है, अब इंटीग्रेशन लगाएंगे, लिमिट लगाएंगे। इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स एंड टेकिंग लिमिट। लिमिट भी लगा ले रहे हैं। तो देखो, आप लोग ध्यान देना, जब टाइम t जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर है? अब अगर हमने ओरिजिन से स्टार्ट किया तो जीरो है। अगर हम कहें नहीं, हमने एस नहीं, हम एस नॉट ले लें, जैसे एस क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। हम कहें नहीं, ओरिजिन हमारा यहाँ पर है, अब हम ओरिजिन से नहीं स्टार्ट कर रहे हैं, हम आगे से टी जीरो ले रहे हैं, तो फिर एस नॉट आ जाएगा। कई बुक्स में दिया उन्होंने, नीचे एस नॉट लगा दिया, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, हमने क्या किया, जीरो से स्टार्ट करेंगे और एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट एस। समझ में आ गई बात? यहाँ देखिए, u और a कांस्टेंट है, हालांकि चलो हम एक लाइन लिख ले रहे हैं, u डी टी प्लस ए टी डी टी। लिमिट हम यहीं लगा दे रहे हैं, जीरो टू टी। लिमिट किसकी लगाई जाएगी? ध्यान रखना, जो वेरिएबल होते हैं। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? डी एस, तो डिस्प्लेसमेंट की लिमिट है। यहाँ वेरिएबल क्या है? टाइम। समझ गए ना? तो टाइम की लिमिट लोअर और अपर। अब इसमें क्या क्या कांस्टेंट है बताओ जरा, इधर क्या u है कांस्टेंट? u कांस्टेंट होगा क्योंकि u इनिशियल वेलोसिटी है, वो आपको गिवन होगी। समझ गए ना? और उधर क्या कांस्टेंट है? a। तो इंटीग्रेशन साइन से बाहर u एंड a कांस्टेंट, हेंस आउट ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन से बाहर, तो जीरो टू एस डी एस, यू बाहर करें, डी टी, जीरो टू टी ए बाहर करें, टी डी टी, और जीरो टू टी। ये वाली लाइन नोट करें, तो इसे हटाएंगे, यहीं लिखेंगे। ठीक है, नोट कर लो, समझ के लिखना, पूछना हो तो बता देना मुझे। यू और ए कांस्टेंट है, हेंस आर टेकन आउट ऑफ इंटीग्रेशन, बाहर इंटीग्रेशन से, और फिर लिमिट लगा दें। वेक्टर फॉर्म आपको मालूम है, इसलिए बार बार नहीं लिखेंगे उसको। मेरी समझ में ये लिख लिया होगा। हम लोग इसके बाद थर्ड इक्वेशन करेंगे, पहले सेकंड हो जाए। यहाँ तक नोट कर लें, फिर हम करेंगे आगे बढ़ के। ये हटा दें यहाँ से, पुराना है ना। ठीक है, हैं? अच्छा,
हैं। हाँ हाँ, बस वो अपर लोअर लिमिट डाल दो, आ जाएगा, वो समझ गए हो गए। बेसिक इंटीग्रेशन तो आ ही गया है। जानी समझ के लिखना, बता देना मुझे जहाँ समझ में ना आए। कोई बहुत हाई इंटीग्रेशन यूज नहीं हो रहा है, सिंपल फार्मूला है एक्स पावर एन वाला। हाँ, डीएस का इंटीग्रेशन, यस, लोअर लिमिट अपर लिमिट। हमने कांस्टेंट वाला एक ही बताया, उसकी जरूरत नहीं, वो सारे निकल आएंगे। ठीक, u dt का इंटीग्रेशन t, 0 से t प्लस a। हाँ, यानी इसका क्या होगा इंटीग्रेशन t dt का, एक पावर इंक्रीज करो और डिवाइड करो, टी स्क्वायर बाई 2। याद है ना, एक्स डी एक्स का था n+1/n+1, वो फार्मूला लर्न करें। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर यूज किया गया था इंटीग्रेशन में। एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर n+1/n+1 प्लस कॉन्स्टेंट, ये फार्मूला। ठीक है ना, हम यहाँ पर टी का भी लिख दे रहे हैं, टी डी टी, इसका मतलब यहाँ पावर कितनी है 1, तो 1+1/1+1 यानी टी स्क्वायर बाई 2, ये तो इसलिए हाफ बाहर करो और टी स्क्वायर लिखो ब्रैकेट में 0 से टी। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हाफ ए, 0 जरूरी नहीं पेपर में लिखें, आप डायरेक्ट लिख दो, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये बन गई इक्वेशन। ठीक है ना, बेसिक फार्मूले इंटीग्रेशन के तैयार, ये जरूरत तो नहीं है, वहाँ हमने टी का लिख दिया, अगर हो तो ब्रैकेट में वहाँ लिख देना। नोट कर लिया। अब लिखें थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन में यहाँ पर लिख रहे हैं हम थर्ड, ए क्या होता है डी बी बाई डी टी, इसमें चैन रूल लगा दें, जो कि आपने उसमें पढ़ा था डिफ्रेंसिएशन में, डी बी बाई डी एस इंटू डी एस बाई डी टी, और वेलोसिटी v होता है डी एस बाई डी टी, तो a इज इक्वल टू वी डी बी बाई डी एस। ये फार्मूला हमने एक्सीलरेशन में आपको बताया होगा, बताया था कि चैन रूल लगाकर एक फार्मूला और बन जाता है, बताया होगा जरूर, और चैन रूल ध्यान भी रखना है, एक्सीलरेशन में होगा, लिखाया होगा, ए इज इक्वल टू वी डी बी बाई डी एस बन गया फार्मूला। अब इसे कर लेंगे इंटीग्रेट, तो वी डी वी को इधर लाएं और ए डी एस इधर, फिर वही इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन और लिमिट लगाएं, वी डी वी, ए कांस्टेंट है इसलिए इंटीग्रेशन साइन से बाहर डायरेक्ट कर दिया हमने। यहाँ पर लिख देना इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स एंड टेकिंग लिमिट, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड्स एंड टेकिंग लिमिट। ए कांस्टेंट है, हेंस आउट ऑफ इंटीग्रेशन 0 टू एस इनिशियल। देखो जरा ध्यान देना, जब डिस्प्लेसमेंट 0 है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ क्या है वेलोसिटी, तब इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, यानी ओरिजिन से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ, तब इनिशियल वेलोसिटी u है। एट एनी टाइम डिस्प्लेसमेंट यस है, तब वेलोसिटी कितनी है v है। आप समझ गए ना, ये v dv है, ध्यान रखना, u v मिक्स नहीं करना। क्या होगा v dv का इंटीग्रेशन, ईशानी v dv ये लिख लिया है, v dv का इंटीग्रेशन b स्क्वायर बाई 2, हाँ समझ गए होगे दोनों में यूज करके। तो ये बन जाएगा आपका
हाफ हम बाहर कर रहे हैं, वी स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं, लोअर लिमिट अपर लिमिट ए ds का इंटीग्रेशन s और 0 to s। कैलकुलस मेथड की अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। ए एस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर ट्वाइस ए एस, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। बाकी वेक्टर मेथड वगैरह तुम्हें मालूम है। फोर्थ इक्वेशन लिखें। फोर्थ इक्वेशन कम बुक में दी गई है, कैलकुलस में दी नहीं गई है, और ज़्यादातर उसी मेथड से लोग कर लेते हैं जो एनालिटिकल मेथड है। लिख लिया? चलो, तो फोर्थ इक्वेशन के लिए भी v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी, v इज इक्वल टू डी एस बाई डी टी। फोर्थ इक्वेशन डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, डी एस इज इक्वल टू वी डी टी, वी की जगह u प्लस ए टी पुटअप करें, v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो डी एस इज इक्वल टू u प्लस ए टी डी टी, अंदर मल्टीप्लाई कर लें, u डी टी प्लस ए टी डी टी। अब लिमिट लगाएंगे, डी एस पर इंटीग्रेशन, u कांस्टेंट है इंटीग्रेशन साइन से बाहर, डी टी ए कांस्टेंट है इंटीग्रेशन साइन से बाहर। कोई पर्टिकुलर डेरिवेशन अगर एक आता है तो बाकायदा थ्योरी में लिखें उसको। टाइम देखो, ये फोर्थ इक्वेशन आपका टीएथ से, हमने यहाँ एनथ नहीं लिया, याद रखना, एन लो चाहे टी लो कोई फर्क नहीं। समझ में आ रही बात? तो कहाँ से कहाँ तक टाइम होगा? t माइनस वन से t तक, t माइनस वन से t तक। आ रही हो बात समझ में? जैसे फिफ्थ में निकालना है तो फिफ्थ और फोर, और जो आपका ds है वो डिस्प्लेसमेंट t माइनस वन में और ये डिस्प्लेसमेंट t में। थोड़ा लिखने में वो है, आप डायरेक्ट भी एस टी एच लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला आपका ds का इंटीग्रेशन s होगा, डी एस टी माइनस एस टी माइनस वन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हमने डाल दिया ds में। ये अकाउंट लिख दें पूरा, नहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। वैसे कई कर लिया है, ds का इंटीग्रेशन s, यहाँ पर s t माइनस वन, यहाँ s t u t, अपर डी टी का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट अपर लिमिट a 1/2 बाहर करो, t स्क्वायर लोअर लिमिट और अपर लिमिट चेक कर लेना, ठीक है ना। इंटीग्रेशन किया और लोअर और अपर लिमिट डाल दी है बस। देखिए अपर लिमिट एस टी माइनस एस टी माइनस, यानी टीएथ सेकंड में कितना चला, माइनस टी माइनस वन में कितना चला, ठीक। डालो अपर लिमिट, यू लिखो, टी माइनस टी प्लस वन, साइन हमने चेंज कर दिए, प्लस हाफ ए अपर लिमिट टी स्क्वायर माइनस टी माइनस वन का होल स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ये सीधे लिख दो एस टी एच, यानी टी एथ सेकेंड में कितना है। यहाँ टी से टी कैंसिल हो गया आपका, हाफ ए टी स्क्वायर, स्क्वायर ओपन करो, साइन चेंज कर रहे हैं हम, माइनस वन और प्लस टू टी, साइन हमने चेंज कर दिए माइनस में प्लस के। ये लिख लिया दोनों लाइन, ठीक। ये टी स्क्वायर कैंसिल और ये आ गया आपका हाफ ए टू टी माइनस वन, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल्ड इन पर्टिकुलर सेकेंड,
35 सेकंड का बना होगा, इसे क्लोज कर दो, रेस्ट दे दो 5 मिनट। हाँ इसको क्लोज, कैलकुलस मेथड कंप्लीट है यहाँ तक।